वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने हमारे पुराने जो इस सीरीज के जो वीडियोस थे रिगार्डिंग 64th बीपीएससी इंटरव्यू उसको आपने देखे होंगे। देखिए ये दिस इज़ द 5th वन एंड इसमें हम आपको कुछ जो है बताने जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, जो मैंने मॉक टेस्ट से प्लस दोस्तों से पूछ करके और जो यहाँ इस बार का जो ट्रेंड जो चल रहा है उस हिसाब से मैंने करीबन 100 to 150 क्वेश्चंस बनाए हैं। मेरी कोशिश होगी कि 100 क्वेश्चंस या 150 क्वेश्चंस तक ही जाए, क्योंकि 500 क्वेश्चंस की मेरे पास पूरी लिस्ट है। सो आई होप दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो आप कोशिश करें कि उसको देख लें या फिर सुन लें। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है अपने नोट्स में वगैरह तो दैट इज सफिशिएंट। आप उसी को रिवाइज करें, कुछ नया ना करें। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और चाह रहे हैं कि कोई हेल्प आपको हो जाए थोड़ी बहुत भी, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको देख लें एक बार। अगर आपके पास है भी तो भी देख लें एक बार। आई होप कुछ बेहतर होगा आपके लिए। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि बीपीएससी क्या होता है कि जनरली टेस्ट करता है नॉलेज आपका, और कुछ ही ओपिनियंस होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पर फोकस करें, दैट इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड जो आपके लिए रहेगा कि ये टिप्स भी आप समझ लें या फिर क्वेश्चंस। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, जो सेकंड क्वेश्चन है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए, मतलब जो ज़रूरत होनी चाहिए। दूसरी आपकी जो बैकग्राउंड है उससे सवाल पूछे जाएंगे तो वो आपको पता होनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन होंगे। तीसरा हॉबीज़ को आप क्या करें कि आप जब इंट्रो दें तो जैसे कि आई एम ABCD ऐसे कुछ करके, प्लस आई बिलोंग टू दिस स्टेट लाइक पटना बिहार, आई कंप्लीटेड माई 10th, क्योंकि 10th का ही मेंशन होता है प्रपत्र 1 में। तो 10th एंड ग्रेजुएशन का ही नाम लें आप, अगर इंट्रो देने को कहे तो। और उसमें क्या करें कि आप दिस वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट और फर्स्ट अटैम्प्ट इस तरह से कह के आप बोल दें, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू, सेकेंड इंटरव्यू, जो भी है आपका वो तरह से बोले। हॉबीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेकार में झूठ मूठ का क्वेश्चन बढ़ जाएगा हॉबीज़ से भी, क्योंकि वहाँ पर हॉबीज़ आपका लिखा भी नहीं है, प्रपत्र 1 में आपका हॉबीज़ है नहीं मेंशन। तो झूठ मूठ का ऐसे भी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो बोले कि व्हाट आर यू हॉबीज़ तब आप बताएं, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर लें कि कोई भी हॉबीज़ बताए तो उससे 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट क्या हो कि आप पूछे जा सकें, तो आप उसका प्रिपरेशन कर सकें। लाइक सिंगिंग है तो सिंगिंग में आपका फेवरेट कौन है उसके बारे में कुछ बताइए, उनका लेटेस्ट एल्बम कौन सा है। या फिर अगर आपका क्रिकेट है तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्रिकेट, ये यूजली पूछ दिया जाता है। और हु इज़ करेंटली होल्डिंग द फर्स्ट रैंक इन ODI T20 और समथिंग टेस्ट मैचेज। ओके, तो हु इज़ योर फेवरेट, ये भी पूछ दिया जाएगा, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर एंड वाई। कुछ उसके कंट्रीब्यूशंस बताए जो भारत के लिए उन्होंने किया, ऐसे कुछ करके, या अपने देश के लिए किया। तो इस तरह से आपका हॉबीज बढ़ जाएगा अगर आप करते हैं तो। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात हो गई कि उस दिन का आप न्यूज़पेपर ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। और ये जो आप रिवाइज आप कर रहे हैं 6 महीने का, तो आप कर लीजिएगा, तो वो दैट वुड बी बेटर। ये 4 बातें हो गई। और 5वां ये हो गया कि आपके ऑप्शनल पेपर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, दैट इज़ द 5th वन। उसमें से बहुत सारे होंगे कि हु इज़ द, यूजुअली जो मैं बता दे रहा हूँ आपको नोट करते जाएंगे। हु इज़ द फादर ऑफ योर सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकेंड मदर ऑफ योर सब्जेक्ट एज भी ये भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। थर्ड, आपने क्यों इसको लिया, वाई डिड यू टेक दिस एज एन ऑप्शनल, 3 पॉइंट। चौथा, अगर आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उस का भी एप्लीकेशन आपको इस पर करना होगा कि इसका आपने क्यों चूज किया। पहला, क्यों आप इसमें इंजीनियरिंग से थे और इसमें क्यों आ गए, मेडिकल से थे इसमें क्यों आ गए, ये वाला सवाल। और वो जैसे लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाउ कैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बी हेल्पफुल टू यू इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर कर रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, सभी जगह इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और लगभग पूछे जाने की संभावना होती है। तो ये हमने इसके सब पॉइंट्स बताए, हालांकि 5 ही बातें अभी तक हुई हैं। वाई डू यू वांट टू कम इन सिविल सर्विसेज, दैट इज़ द 6th क्वेश्चन। इसको प्रिपेयर कर लें। और फिर उसके बाद आपके हुए हैं कि जैसे कि
तो सेवेंथ क्वेश्चन ये हो जाएगा कि आपको आपका फेवरेट विच इज़ योर फेवरेट सर्विसेज, तो वो हो जाएगा क्योंकि जो अपने वरीयता क्रम में आपने अधिमानता कोड अगर भरा होगा प्रपत्र 2 में, तो उसमें आप देंगे बीपीएस बीएएस जो भी है आपके अनुसार वो हो जाएगा। तो वो जैसे ही पूछा जाएगा कि विच इज़ योर फेवरेट और व्हाट प्रेफरेंस हैव यू टेकन, कौन सी अपने सर्विस अपने चूज की है, तो आप कोशिश करें कि उसको सर्विस के तरह ही आप बताएं। ये नहीं बताएं कि आई वांट टू बी एन एसडीएम और आई वांट टू बी एन एसडीओ समथिंग ऐसे, या एसडीसी सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर, या फिर डीएसपी बनना चाहते हो, ऐसे नहीं, सर्विसेज के हिसाब से बताएं। तो ये 6 बातें हो गई। दूसरी बात ये है कि जो 7वां क्वेश्चन हो सकता है, जो कि मैं बहुत बेसिक से बात बता रहा हूँ, व्हाट इज सिविल सर्विसेज, ये भी पूछी जा सकती है। क्योंकि जब आप बोलेंगे कि नो सर आर यू इन जॉब, ये भी पूछे जा सकते हैं, तो आप बोल दोगे कि यस, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जैसे आप टाटा में थे तो उसके कुछ बारे में बताइए, उसकी स्थापना कब हुई, उसके रीजन क्या थे और क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, ये वाले। दूसरी बात ये है कि व्हाट इज योर ओके, तो ये हो गई पूरी बात। 8वीं बात ये हो गई कि व्हाट इज सिविल सर्विसेज, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि आप प्रिपरेशन करो, तो नो सर आई विल प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज फॉर द लास्ट 3 years 4 years 5 years जो भी आपका, तो बोल दिया जाएगा व्हाट इज सिविल सर्विस। ये छोटी सी क्वेश्चन है लेकिन अधिकतर पूछी जाती है और पूछी जाने की संभावना है, इसको तैयार कर लीजिए। और उसके बाद पूछेगा इज बीपीएससी अ सिविल सर्विस एंड हाउ, ये सवाल भी पूछा जाता है, इज बीपीएससी अ सिविल सर्विस, कैसे बताइए और किस आर्टिकल में है ये मेंशन। लाइक मैं कुछ हिंट्स देता जाऊंगा सो दैट कि आप फ़ायदा हो आपको, ठीक है। बीपीएससी कब इस्टेब्लिश हो, कभी ऐसा पूछ दिया सकता है कभी इस्टेब्लिश हो, तो ये 9वां क्वेश्चन हो सकता है। सो व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीएससी, ये भी है। अभी के कौन चेयरमैन है, लाइक मैं जिस वक्त प्रिपेयर कर रहा था जुलाई में आया था और शायद 29 जुलाई 31 जुलाई को आर के महाजन जी बने थे, मतलब रिटायर्ड हुए थे शिशिर सिन्हा जी, तो मेरे नोट्स में शिशिर सिन्हा ही था, तो आप अपडेट कर लें, आर के महाजन कर लेंगे हम। और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड मैंने बता दिया आपको, और मैं जल्दी बताता जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। 11 अब तक पॉइंट मैंने बताए हैं। फिर उसके बाद हाँ, ये 12वां पॉइंट कि लाइक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका जो भी है, आप हिस्ट्री लियो, जियोग्राफी, पॉलिटी या फिर इंजीनियरिंग से हो, आपने कोई भी इंजीनियरिंग कर रखी हो, कोई भी मेडिकल या स्ट्रीम से हो, आपने कुछ भी किया है, तो उसके बारे में 5 से 6 सवाल रख ले कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाउ कैन दिस बी हेल्पफुल इन योर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो 4 साल या 3 साल आपका बेकार नहीं होना चाहिए, ये आपको दिमाग में रख के पूछा जाएगा पहला चीज। तो हाउ कैन दैट बी हेल्पफुल, और पूछ लिया जाएगा कि आप यूजुअली देखिए, यूजुअली अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप हैं, भले ही वहाँ पर आप सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर है, सब में एक चीज़ कॉमन रहेगा, वो इंजीनियर को इंजीनियर की तरह ही समझेंगे। व्हील का आविष्कार कब हुआ, नहीं सॉरी, किस परिस्थिति में हुआ, आग का आविष्कार किस परिस्थिति में हुआ, या फिर आप बताइए कि इंजीनियरिंग कैसे हेल्पफुल हो सकती है बिहार के लिए, ये सवाल पूछ दिए जाते हैं, यूजुअली पूछे जाएंगे बिहार में, ये यूजुअली पूछे जाते हैं। तो इस सब को ध्यान रख ले कि हाउ कैन इंजीनियरिंग भी बेनिफिशियल फॉर यू, कुछ भी भले ही पूछ दिया जाएगा, ठीक है। कुछ अगर आप सीएस वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कुछ भी है, ईसी वाले या फिर ट्रिपल ई वाले, तो सभी लोगों को क्या होना है कि ये करके जाए कि हाउ कैन दैट बी हेल्पफुल फॉर योर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बोल दिया जाएगा कि आप बोलेंगे कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो कहीं पर भी क्या होगा कि ट्रांसफार्मर वगैरह की प्रॉब्लम आएगी या फिर इस तरह की, तो मेरी भी नॉलेज रहेगी, मैं वैसे इंजीनियर्स हायर कर सकता हूँ। तो बोला कि चलो मान के चलो कि वैसा प्रॉब्लम नहीं आ रही, तब तो आपका इंजीनियरिंग बेकार। आपको बोल दिया जाएगा मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप बोलेंगे कि मैं रेलवे जैसे फैक्ट्री कारखाना जहाँ हुआ जैसे मोकामा वगैरह में, हरनौत में हुआ, छपरा में हो गया, मुजफ्फरपुर में हुआ, उस तरह के जहाँ भी है थर्मल पावर जो प्लांट होते हैं एनटीपीसी वाला, तो वो सब में मेरी नॉलेज रहेगी, तो मैं वहाँ पर हैंडल अच्छे से कर सकता हूँ। तो बोला कि चलो मान के चलिए कि आपको ऐसा नहीं मिला, तो आपकी बेकार हो गई। तो कोशिश करें कि चलिए कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स
5 से 6 कोशिश करें 3 कम से कम याद रखें, ठीक है। और CS वालों को तो एप्लीकेशन बेस्ड तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बोल देंगे कि बताइए आप ये इतना ज़्यादा जो करप्शन जो बढ़ गया है, जो सरकार उधर से भेजती है तो नहीं आ पाते, तो हाउ कैन यू योर स्किल बी हेल्पफुल, आपका स्किल कैसे हेल्पफुल होगा। तो आप बताएंगे 2-3 जो भी मेरे दोस्त हैं, एक स्त्री ही हैं, एक लेडी हैं, उन्होंने बताया कि उनसे यही सब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कुछ बताया स्कीम का, जैसे ई करके जो भी है आजकल जो एप्लीकेशन आ रहे हैं, जैसे ई सरकार, ई गॉव, इस तरह से करके जो भी आ रहे तो उसका 2-3 याद रख लें, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इंजीनियर्स से यूजुअली पूछे जा रहे हैं, भले वो मैकेनिकल ही क्यों नहीं होती, ये ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। फिर ऑप्शनल पेपर वाई डिड यू टेक, मैंने ऑलरेडी बताया वाई डिड यू टेक, पहला आपका ये बेनिफिशियल क्यों है। तीसरा ये हो जाएगा कि ये आपके बिहार में कैसे हेल्पफुल होगा, और चौथा ये हो जाएगा कि हिस्ट्री, अगर मान के चले कि आपने हिस्ट्री ले लिया तो हिस्ट्री आपको बिहार की ज़्यादा जाननी होगी इन कंपैरिजन टू इंडिया का भी ठीक है, लेकिन अभी सबसे पहले आपको बिहार स्पेसिफिक होगा, फिर इंडिया पे जाइए, फिर वर्ल्ड पे जाइए, तो उस तरह से फिर जाएंगे, वरीयता क्रम होगा। ज्योग्राफी तो बिहार की ज्योग्राफी पहले कि नॉर्थ में कैसी जलवायु है, या फिर कैसे मिट्टी पाई जाती है, साउथ में कैसी पाई जाती है, और आपके जो एरिया में जैसे मधुबनी से, तो मधुबनी में कैसी है, पाटलिपुत्रा पटना में कैसी है, वैशाली में कैसी है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रख लें। आप ज्योग्राफी तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि एग्रीकल्चर में कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसान हैं, ये बात होगी। 7वां बात ये होगा कि आपका जो इस भी एरिया में आप पढ़ते हैं, लाइक आपने मुजफ्फरपुर आपने बताया कि आई बिलोंग टू मुजफ्फरपुर, बोलेगा ओके दैट्स ओ, तो वो आप वहाँ की मिट्टी वहाँ की मिट्टी हिस्ट्री एंड उसका नाम, मतलब नाम ऑरिजिनेट कैसे हुआ, जैसे पाटलिपुत्रा तो पाटली वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है कि इसका ये ओरिजिनेशन हुआ। तो 2-3 जो भी इसके फैक्टर है वो आप याद कर ले, रख ले, ध्यान रख लें। उसका नाम का ओरिजिनेशन का क्या मतलब है, उसकी हिस्ट्री जरूर जाने, जियोग्राफी जाने, ये 17वां पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जियोग्राफी जाने, पॉलिटी जाने, इकोनॉमिक जाने, ये 4 चीज़ जरूर से जरूर जाने। अगला पॉइंट, अगर आप फार्मर हैं, आपके पिताजी फार्मर है, तो फार्मर से तो इतना ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। कोशिश करें कि फार्मर्स वाले में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद कर लें, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे लें। लाइक आपकी जो लाइक मैं सोशियोलॉजी था, तो सोशियोलॉजी आप बताइए कि क्या क्या फार्मर्स की दशा है, क्योंकि ऐसा पूछ दिया जाता है समाज में आपके फार्मर्स बहुत है, तो फार्मर्स की ये दशा क्यों है, इतना ज़्यादा सुसाइड हो रहा है वगैरह, उनके इतना बड़ा बिहार में इतने ज़्यादा लोग फार्मर्स हैं, फिर भी बिहार गरीब देश क्यों है, गरीब राज्य क्यों है। तो ये सोशियोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से होगा कि आप समाज को पहले समझें, उसके बाद बताइए कि आगे क्या वजह है। जैसे आप बता दीजिए कि प्रोडक्टिविटी ठीक है या नहीं है, तो अगर मान चलो कि प्रोडक्टिविटी ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ठीक होने के बाद भी इतना ज़्यादा अकाल पड़ जा रहा है, तो वो आपको ज्योग्राफी से रिलेट करके फिर बताना होगा, फार्मर्स के रिलेटेड। दूसरी बात है कि सरकार ने, बिहार राज्य की सरकार ने फार्मर्स के लिए क्या किया है, या कोई स्कीम्स, 5 स्कीम याद कर ले, कोशिश करें 5 नहीं तो 3 भी हो सकता है, 3 कर ले याद। तो ये फार्मर्स के लिए, ये इसके सब पॉइंट है 18वें पॉइंट के सब पॉइंट्स है। तीसरा ये कि सेंटर के स्कीम याद रख ले अगर आप फार्मर्स के हैं तो। चौथा, फार्मर में है तो आपके ये भी पूछ दिया जा सकता है, जैसे कि आपको ये नहीं पूछेगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, वो तो ठीक है आपने लिखा ही, लिखने की जरूरत तो उसमें नहीं पड़ी है, आई थिंक, हाँ सॉरी, उसमें फादर का नाम तो लिखना पड़ता है, तो उसमें आपने लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन वो ये नहीं पूछेगा कि बताइए आपके पिताजी हैं तो उन्होंने क्या ग्रेजुएशन किया, उन्होंने ये सब नहीं पूछा जाता। पूछा जाएगा कि फार्मर्स के बारे में, तो बताइए आप कुछ जानते हैं फार्मर्स के बारे में, ये ज़रूर से ज़रूर पूछ दिया जाएगा कि बताइए कौन कौन से 3 जो होते क्रॉप्स होते हैं, लाइक रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, ये हो जाएगा। कब उसका हार्वेस्टिंग पीरियड है, मतलब कब उसको बोए जाते, कब काटे जाते, ये वाला याद रख लें। और 3 क्या करें, फसल का नाम याद रख लें। ये 18 पॉइंट का ही 6वां सब पॉइंट है, 3 याद रख लें, ये बहुत अच्छा हो जाएगा।
कैश क्रॉप्स को भी रख लीजिए, जैसे शुगर केन वगैरह को भी रख ले। शुगर केन को यूजली लोग भूल जाते हैं कि खरीफ में या रबी में, इसको कैश क्रॉप्स में यूजली गिना जाता है। ग्राउंड नट को आप रख लें, तो ये सब को आप रख लें, ठीक है, छोटी छोटी बातें। सातवां इसी में जो 18 पॉइंट का 7th जो सब पॉइंट है, उसमें है कि आपके पिताजी कौन से किसान हैं। लाइक किसान, वो जानबूझकर ये सवाल पूछेगा क्योंकि आपने किसान बोल दिया। अब किसान यूजली लोग बोलते हैं, यूजली मैंने देखा है कि यूजली बोलते हैं, या फिर मतलब कि एक तरह से किसान क्रेडिट कार्ड किसी के साथ होगा ही, नहीं तो अगर आपके पिताजी कुछ नहीं करे तो किसान तो ऑलरेडी करते ही, जानते ही होंगे, वो करते हैं तो लोग कह भी देते हैं। और ऐसा भी उसके लिए कोई बड़ी डिग्री भी नहीं चाहिए होती है। जो लोन वगैरह अगर मिला होगा तो उस हिसाब से एक प्रूफ हो जाता है कि ये लोन इनको ऐसा मिला था, इस हिसाब से। तो उसमें हो जाता है कि आपके पिताजी कौन से किसान हैं। तो एक हो जाता है कि लाइक आपने बोल दिया कि हिंदी में बोल दिया आपने सीमांत किसान, या फिर इंग्लिश में मार्जिनल, ऐसे, या लघु किसान, स्मॉल फार्मर्स, और क्या होता है इस तरह से मार्जिनल स्मॉल फार्मर आपने बता दिया। बोलते हैं मार्जिनल फार्मर का ये कितने से कितने हेक्टेयर में या कितनी एकड़ में होता है। तो आप ये कोशिश करें कि हेक्टेयर में या एकड़ में आप याद रख लें। बोल देंगे कि सर मुझे हेक्टेयर में ध्यान है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, बताइए हेक्टेयर में। ये हो गया सारी बातें। किसान है तो मैं किसान से ही इतनी सारी बातें बता रहे, इसलिए क्योंकि भले आप किसान नहीं भी हैं तो भी वो किसान पर ही ड्रैग करके लाएंगे आपको, ज़्यादातर चांसेस है। देखिए क्यों, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग किसान के ही बेटे रहे हैं, यूजली रहते, नहीं तो किसान की स्थिति ऐसी ही रहती है हमेशा ही। जैसे आजकल फार्मर्स का जो क्राइसिस चल रहा है पंजाब के जो एरिया में, बहुत ज़्यादा जो किसान लोगों ने धरना प्रदर्शन दे रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि किसान पर ही आपको ड्रैग करके लाया जाएगा। अगर आपके मुंह से निकल गया किसान, तब तो फिर छोड़ा ही नहीं जाएगा। तो कोशिश करें ज़्यादा ज़्यादा किसान पर ही अभी फिलहाल पढ़ के रुक जाए, क्योंकि 4 जनवरी से अभी स्टार्ट होने वाली है, और ये मामला कम से कम फरवरी के अंत तक तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सवाल बिल्कुल एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन हो गया, तो इस पर जरूर से पढ़ करके जाए, ठीक है। ये भी पूछ दिया जाएगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसका लाइक जियोग्राफी भले ही आपकी नहीं है, ये जियोग्राफी जिनका है वो तो ठीक है, वो जरूर से जरूर प्रिपरेशन करके रखे। जैसे आप जहानाबाद के रहते हैं तो वहाँ पर कैसी ये मिट्टी पाई जाती है, तो केवाल केरल, मुझे जो ध्यान आ रहा है ऐसा, उसके कौन कौन से उस पर उगते हैं ये फसल। ये अगर नहीं भी है तो भी ये पूछ दिया जाएगा कि अच्छा आप तो इतना तो पढ़ते ही, बीपीएससी को जो तैयारी कर रहा है ऑब्वियसली बात है वो ऑलराउंडर ही होगा, मतलब कि उनको नॉलेज हो जाती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत कुछ। तो ये ज़रूर आपसे बोलेगा कि आप क्या करें कि अब ये बताइए मुझे, ठीक है, कैसी फसल पाई जाती है। तो आपने बोल दिया, तो ये चीज़ ध्यान रख लें। ये 18वें पॉइंट का 10वां सब पॉइंट था, मैं बहुत ज़्यादा आपको बताया क्योंकि ये ज़्यादा हॉट टॉपिक है किसान वाला, सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा। 19वां पॉइंट, आप महिलाओं के लिए 4 से 5 स्कीम याद रख ले। बिहार वाला 19 का पॉइंट 1 बिहार वाला, पॉइंट 2 सेंटर वाला। तीसरा 20वां पॉइंट ये हो गया कि चाइल्ड के लिए याद रख ले। 21वां पॉइंट हो गया। अब ये 20 पॉइंट था, अब 21वां पॉइंट ये हो गया कि आप क्या करें, SC ST के लिए रख लें, क्योंकि बिहार में ये बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। SC ST के लिए 21वां पॉइंट स्कीम बिहार वाला, सेंटर वाला, चाइल्ड वाला भी बिहार वाला, सेंटर वाला, ठीक है। 23वां पॉइंट, मुस्लिम का यहाँ पर 2 डिवीजन कर देना आपको। पहला मुस्लिम मेन, मुस्लिम वीमेन। यूजली मुस्लिम वीमेन पर ही जाकर के रुकेगी, लेकिन मुस्लिम के लिए ये है कि उनकी जो लाइक सचर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उनका जो है रिप्रेजेंटेशन कम है, उनका जो है लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम है, उनको पर कैपिटा इनकम उनका कम है, समझे, उनको कई सारी जातियों का झेलना पड़ता है। तो आप क्या करो कि उसके लिए 2 हिस्सों में बांट रखो। एक तो मेल के ज़्यादा नहीं होगा, फीमेल के लिए ही आपको ज़्यादा ध्यान दे करके चलना है कि उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक लिटरेसी, हलाला सिस्टम एंड उसके बाद हो गया कि उनका क्या क्या
और लिटरेसी हलाल से प्लस जॉब में उनका ये नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी उनका कम होता है। ये 4-5 चीज़ें बिल्कुल जो आँख से दिखे, ऐसा दिखता है, मतलब यूजली आप देखते होंगे। प्लस उनको थोड़ा सा रीति रिवाजों के में बंधन में ज़्यादा रहना पड़ता है, ऐसा कुछ। ये 4-5 चीज़ें ध्यान में रखें। प्लस उनके लिए स्कीम्स क्या है, बिहार की तरफ से, लाइक ट्रिपल तलाक वाला अभी जो हुआ था, तो उसके बाद बिहार में कुछ पैसा दे रहा था, लाइक 6,000 रुपये के करीब। ध्यान एक बार देख लें। तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी है कि कुछ किया गया है कि नहीं किया, तो आप ये बता दें। दूसरी बात है, और कुछ चीज़ें फौकानिया मदरसा वगैरह की डिग्री को क्या करता है कि बिहार मान्य करता है, ये ऐसी चीज़ें। तीसरी लिटरेसी उनको बढ़े, उसके लिए 2-3 स्कीम्स मैंने बताया आपको कि क्या नाम है, आप महिलाओं वाले करें तो उसमें ST के लिए भी आप जब करेंगे तो उसमें से मिक्स करके आप बता सकते हैं, लाइक कन्या उत्थान योजना, उसमें सब आ जाता है, तो जनरल में ये भी आएंगे। स्पेशली अगर डीप जाने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसको डीप के लिए क्या करने की आप एक देख लेंगे, जैसे एक सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। उसमें क्या होता है कि जो भी दलित या फिर ये पीड़ित वर्ग हैं, सबको एक तरह से पैसा दिया जाता है, 50,000 रुपया अगर BPSC प्रीलिम्स वो क्लियर कर लें, इस सब से 1 लाख रुपया अगर वो UPSC प्रीलिम्स क्लियर कर लें। ये सब चीज़ें आपने ध्यान दे देनी है। बजट का प्रोविज़न देख लें कि इस बार कितना बजट में दिया गया है महिलाओं के लिए, SC/ST के लिए, किसानों के लिए। ये 4 चीज़ें, किसानों के लिए, SC/ST के लिए, मुस्लिम के लिए और महिलाओं के लिए, 4 चीज़ों के लिए। इकोनॉमिक सर्वे देख लें, ठीक है। तो ये मैंने 21 पॉइंट बता दिया। 22वां पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे देख लें। 23वां पॉइंट, 22वां पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे देख लें, बिहार वाला। पॉइंट 2 इंडिया वाला। तीसरा बजट देख लें, इकोनॉमिक बजट दैट इज ऑफ इंडिया एंड बिहार। ये 23 पॉइंट हो गया। एंड 24, देख जरूर लें, इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपको सही फैक्ट्स देखेंगे, जैसे कुछ आपको याद ही हो जाएंगे, लाइक 89.3% रूरल एरिया में रहते हैं बिहार में। दिस इज वेरी मच। और यहाँ पर अर्बनाइजेशन सबसे कम है, हिमाचल प्रदेश के बाद ये जो है सेकेंड लिस्ट अर्बनाइज्ड में आता है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे भी देखें तो। 2011 सेंसस के अनुसार ये हो गया सारी बातें। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जरूर देख लें, क्योंकि उसमें देख नहीं ले, मैं तो बोल दूँगा 3-4 बार पढ़ ले, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर समय कम होगा तो आप 2 बार कम से कम पढ़ लें। ये इकोनॉमिक बजट देख ले, बिहार वाला ज़्यादातर बिहार वरीयता आपको देनी है। पहले बिहार को सेंटर रख करके आगे की ओर बढ़ना है। ये नहीं कि आपने इंटरनेशनली बात करिए कि अरे IR भी तो इसका हिस्सा ही है, तो वो पूछेगा वहाँ पर नहीं, पहले आपको शुरुआत करेगा आपसे, आपका नाम का मतलब। तो ये मैं आपको अभी क्लियर करने पर जा रहा हूँ। मैंने जो शुरुआत बताया, ये भी पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। तो आपके नाम से शुरू करेगा, आप किस जिला में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके जॉब के अराउंड घूमेगा, सोशियोलॉजी या फिर जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स, उसके अराउंड घूमेगा, आपके फादर के अराउंड घूम जाएगा थोड़ा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर इंडिया के अराउंड घूमेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इंटरनेशनल जाएगा। तो ये है वरीयता क्रम, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक्सपीरियंस भी मेरा है, मॉक में भी का एक्सपीरियंस, 4 मॉक का देने का, दोस्तों से करीबन 40 दोस्तों से बात करने का, और ये यहाँ पर भी BPSC देने का, और वहाँ से भी निकले हुए 3-4 लोगों से बात करने के बाद जो उसके बाद भी हुए जो भी सिलेक्ट हुए कैंडिडेट, जो भी बुलाए गए, उनसे भी मैंने 2-3 लोगों से बात की, जिनमें से एक महिला का मैंने जिक्र किया कि CS की थी वो। तो इस हिसाब से पूछा जाएगा। 25वां पॉइंट, आपका नाम, व्हाट इज योर नेम का मतलब, पहली बात। 25वां पॉइंट ये हो जाएगा। देखिए, इसको आप सब पॉइंट पर रखें और इसको बहुत VVI करके रख लें। ऐसे VVI मैं सभी बता रहा हूँ, अगर आपके नोट्स में है तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान देख लें। नाम, आपके नाम का मतलब। दूसरा, व्हाट इज योर रोल नंबर। रोल नंबर अधिकतर लोग याद नहीं रखता, क्योंकि वो एडमिट कार्ड देखते हैं, भूल जाते हैं, तो रोल नंबर याद रख लें। उसके बाद तीसरा कि आप किस जिला में रहते हैं, और उसमें कितने सारे ब्लॉक्स आते हैं, ये कितने सारे डिवीजन है, ये आप किस डिवीज़न में पढ़ते हैं। 5वां, आप किस सब डिवीज़न में पढ़ते हैं। 6ठा, आपके डिवीज़न में कितने सारे
आपके डिवीज़न में कितने सारे ज़िले आते हैं। लाइक पटना में आता है 6। कितने सारे जो डिवीजन्स है पूरे बिहार में। लाइक बहुत आसान होगा कि 9 आप बता देंगे, तो 9 बता दें आप। कोशिश करें कि ये 9 का 9 याद रखें, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, कोशिश कर दें। ये ठीक बात है, अगर नहीं भी है तो सॉरी कह सकते हैं, लेकिन देख लेंगे एक बार। तो ये बातें हो गई आपको 24 पॉइंट के अंतर्गत सारे कुछ आ गए। ठीक है, 25वां पॉइंट है पोस्ट प्रेफरेंसेस आपने दिए, जैसे 24 पोस्ट है, आपने बोल दिया कि यार BAS BPS BFS उसके बाद RDO, इस तरह से आपने करके 24 का 24 आपने भर दिया। कुछ भी भर सकते हैं, DMW ऐसे करके। ठीक है, कोशिश करें कि जो भी आपका पोस्ट है, लाइक आपने कुछ यूनिक सा पोस्ट ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, मतलब यूनिक क्या, कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें आप क्या करोगे, 24 में से उस पोस्ट के बारे में जरूर ध्यान रख लें। तो उसमें मैं सब पॉइंट बता दे रहा हूँ। पहला, इसका क्या महत्व है, क्यों। पहले तो ये होगा कि आप क्यों इसी को क्यों लेना चाहते हैं, ये ध्यान रख लें। पहला चीज़, पूछी भी जा सकते, नहीं भी पूछी जा सकती, लेकिन चांसेस है ये पूरे पूछे जाने की। मॉक में पूछ लेता है, दूसरे लोगों से पूछ लेगा, आपसे भले ही नहीं पूछा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूछेगा ही नहीं, चांसेस है। इसी को क्यों, वाई BAS, वाई BPS, वाई BFS, वाई RDO, वाई DMW, ऐसे। सब पॉइंट 1। दूसरा, इसका काम क्या क्या है। जैसे कि आपने बोल दिया हमको DSP पढ़ना है, काम क्या है, तो पता चला कि DSP का काम तो बस समझ ही नहीं आ रहा, तो बोल दीजिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो ठीक है, इसका आप वरीयता क्रम बताइए, DSP के बाद क्या, उसके नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या, ये बताएंगे कुछ कैसे होता है। तो वो आपको याद रख लें कि DSP के ऊपर जो है SP, फिर SSP, इस तरह से करते हुए जो आप IG तक आप जब जाते हैं, DIG, IG, फिर ADG, फिर उसके ऊपर इस तरह से जब जाते हैं सेक्रेटरी तक, तो वो आप ध्यान रख लें। ठीक है, SDM आपने बोल दिया सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट, सॉरी आपको ये तो बोलना ही नहीं है। पहले बात, किसी पोस्ट का नाम तो नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया। फिर सर्विसेज का बताना है, तो सर्विसेज के अंतर्गत ये सब आएंगे, SDM, SDC, ये सब। तो बोलेगा कि चलिए भाई बताइए, आप जब BS में आप चुना गए, क्या कौन सा सबसे पहले पोस्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल इसी तरह से बात करें जैसे मैं आपसे बोलूँ, कैसे कौन सा मिलेगा बताइए। तो स्माइल करते हुए, बिल्कुल चिढ़ाने की मुद्रा में, बताइए, इतना बोल रहे हैं आप, बताइए कौन सा पोस्ट मिलेगा। अच्छा, क्या करेंगे आप उसके बाद। तो ये सवाल आप ध्यान रख ले कि वो बोलेगा तो आप SDM का काम याद रख ले कि काम क्या होता है। जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड काम है, मैजिस्ट्रियल वर्क है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का वर्क है। तो उस तीनों को आप देख लें कि उसमें क्या डिजास्टर मैनेजमेंट का वर्क में मतलब क्या हो गया, कहीं पर भी आया तो भूकंप वगैरह, तो उसमें जो मैनेज करता है उसका काम में आ गया। रेवेन्यू वाला काम है, अगर जो लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह जो हो रहे हैं उस चीज़ों में का काम उनका हो गया, प्लस मैजिस्ट्रियल वर्क में हो गया। तो उसमें क्या क्या है, जैसे कि कुछ नए जो सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं, उनमें भी SDM कहीं हस्ताक्षर वगैरह चाहिए होते हैं। तो वो सब चीज़ें आप ध्यान में रख लें। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SDO एंड SDM। अगर आप BAS कहें तो ये यूजली पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SDM एंड SDC, तो इसको सब पॉइंट में रख लें। अगर आप BPS ले रहे हैं तो उसमें आप व्हाट इज द रोल ऑफ DPS, सॉरी DYSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, एंड ये पूछे जाएंगे, और ये पूछे जाने की ज़्यादा संभावना। BFS लेते हैं तो उसमें भी आप CTO वगैरह का काम देख लें। ठीक है, तो ये 3 का मैं यूजली लोग प्रेफरेंस करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बताया। अगर आप यूजली एक और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिहार में, जो RDO का काम, तो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर कब बनता है BDO, 2 साल 3 साल के बाद, ऐसे करके आप ध्यान रख लें कि क्या उसके काम है। और वो SDM के अंतर्गत आता है, तो वो ब्लॉक पर काम करता है। तो ये ब्लॉक को ये किस अंतर्गत बना था, कब, जैसे 73rd अमेंडमेंट में बना था, तो उसके बारे में बताइए आप थोड़ा सा। वो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो ये 26 हमने बात आपसे की, और 26 को आप ध्यान में रख लें। ठीक है, और ये 26 पॉइंट बताया। हाँ, 27वां आपका जो मैंने अभी बताया था,
इसी में तो इसी का मैंने जो अभी अभी सब पॉइंट आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि जो भी आप अपना जो है कि अपने एरिया का ये देख ले कि वो कौन से म्यूनिसिपैलिटी एरिया में वगैरह में पड़ता है, और उसका क्या है कि पोस्ट ऑफिस एड्रेस वगैरह देख ले, पोस्टल ऑफिस कहाँ है, थाना क्या है। ये बेसिक सी नॉलेज है, उसको आप इग्नोर ना करें। पिन कोड देख लें अपना और अपने कॉलेज का भी पूछे जाने की मैंने एक चलन देख लिया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। ये उसी के अंतर्गत आते जो मैंने 17-18 पॉइंट आपको बताया था, जिसमें कई सारे सब कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताया था। दूसरा बात हो गया कि एक मैं यूजली अभी तक मैंने आपको बताया कि उसमें वीमेन का जो है आपको स्कीम्स वगैरह हो गया, फार्मर्स का स्कीम वगैरह मैंने बता दिया। जो मैं कुछ जानबूझ करके स्कीम के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजली लोगों से पूछ ही दिए जाते हैं, लाइक 7 निश्चय स्कीम। उसको रट ले बिल्कुल सारे कंपोनेंट्स को, उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या कार्य किए गए हैं या क्या क्या किए जा रहे हैं उसके ये जरूर याद रखें। 27वां पॉइंट, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार, ये 27वें पॉइंट में रख रहा हूँ स्पेसिफिक रूप में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार, इंग्लिश में या फिर हिंदी में पूछेगा कि बताइए 3 समस्याएं बताएं बिहार की। तो इस तरह से करके वो पूछते हैं, जब हिंदी में आता है तो मुझसे इसी तरह से पूछा गया था, बताइए 3 समस्याएं बताइए। बहुत आप बहुत ज़्यादा जान रहे हैं तो बताइए 3 समस्याएं। तो अच्छे से ही बोलेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल रंगदारी टाइप नहीं, लेकिन थोड़ा इस तरह से बोलते हैं थोड़ा सा डराने के लिए कि बताइए 3 समस्या। तो ये 27वें पॉइंट के अंतर्गत आ गया, तो आपने 3 समस्याएं याद रख लेनी है। लाइक एक फ्लड वाला बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो फ्लड वाला आपने छू दिया तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो उसमें आपको मैं बताता हूँ कि और क्या क्या करना है। पहला फ्लड, तीसरा इंडस्ट्रियल यूनिट्स कम, चौथा माइग्रेशन, तीसरा माइग्रेशन एंड चौथा जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। ये चारों बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। आप अगर आप मजाक नहीं समझे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो ये इसको मैं 28वें पॉइंट में रखूँगा। अब 28वें पॉइंट में क्या है कि आपको कोसी से रिलेटेड जो भी कौन कौन सी नदियाँ प्रॉब्लम कर रही हैं उसको उस नदियों आपका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो, और अभी तक क्या क्या कार्य किए गए वो देख लेना है 28वें पॉइंट में। 29वां, क्योंकि मैं सबके लिए स्पेसिफिक रख रहा हूँ। 29वां, माइग्रेशन क्यों है इतना, उसका समस्याएं क्या है और कैसे ठीक हो सकते हैं आपकी नज़र में। अभी तक क्या क्या कार्य किए गए ये भी, कार्य क्या क्या किए गए ये भी। 30वां पॉइंट, इंडस्ट्रियल यूनिट्स इतनी कम क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इतनी कम क्यों है बिहार में। लाइक इसका विभाजन 15 नवंबर 2000 के बाद ये क्या हुआ था कि बहुत सारी इंडस्ट्री चली गई थी झारखंड में। ठीक है, दैट्स ओके। उसके बाद क्या क्या काम किए गए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का क्यों इतने कम है ये, उसके लिए आपके क्या जो है उसके लिए सलाह। ठीक है, और अभी तक क्या क्या किए गए हैं तो उसमें बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2016-17 जो है उसको आप देख लेंगे, देख क्या लेंगे मतलब 2-3 बार पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो अलग से एक पॉइंट मैंने फिर से बोला था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, लाइक बीपीएससी का रिजल्ट डिले हो जाना, या फिर यहाँ पर 3 साल के जो कोर्सेज जो 5 साल में हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं दिल्ली वगैरह, वहाँ पर मारपीट वगैरह हो रही है। तो वो सब के बारे में आप जरूर पढ़ ले, ध्यान से देख ले, सॉल्यूशन से याद रख ले, उसके लिए क्या क्या कार्य किए गए, वो सॉल्यूशन क्या है और क्या क्या समस्या है ये। तो ये 4 चीज़ें, 31 पॉइंट अब तक हो चुका है। 7 कंपोनेंट्स मैंने बताया 7 निश्चय का, वो आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ओल्ड एज स्कीम भी जरूर से जरूर ध्यान रख लें, लाइक पत्रकार सम्मान योजना या फिर वृद्धा पेंशन योजना। अभी एक और हो गया है कि उसको क्या कहते हैं, एक है कि महिला अगर अपने पिताजी और माताजी को अगर आपने बाहर निकाल दिया या फिर नहीं रख रहे हैं तो उसमें भी जेल हो जा रही है, तो वो भी एक अच्छा कदम है। तो ये ओल्ड एज से रिलेटेड चीज़ों में आप देख लें ये, और कौन सा आर्टिकल आता है इसके लिए, लाइक अगर मुझे जो ध्यान आ रहा है शायद 42 या 43 आता है, जिसमें इल और ओल्ड एज डिसेबल लोगों के लिए की जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, वो देख लें।
तो ये 33 हमारे पास हो चुका। उसके बाद अभी आपका अगर ये अभी जो है मेरे पास ऑप्शन वाले हैं, तो ऑप्शन वाले तो आपका कोई काम नहीं होगा। उसके लिए मैं स्पेसिफिक बना दूंगा, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी है, तो मैं यहाँ पे जनरल बता रहा हूँ कि सबको फ़ायदा हो, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि जो जनरल में बदला जा सके। लाइक पहला, हाँ, इसको मैं जनरल में ही बदल दे रहा हूँ। पहला कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, लाइक मैं सोशियोलॉजी, तो व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, तो ये आपका हो गया 32वां। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी या व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाट इज़ जियोग्राफी, हु इज़ द फादर, मदर अगर मदर हैं तो जैसे हैरियट मार्टिन्यू हमारे सोशियोलॉजी में आते हैं, तो उसी तरह से फादर एंड मदर अगर हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन देख लीजिएगा कि वाई सी नोन एज मदर एंड वाई ही नोन एज फादर। ये तो इसी के अंतर्गत आ गया 34 पॉइंट हो गया। 35वां ये हो गया कि हु इज योर फेवरेट हिस्ट्रियन, हु इज योर फेवरेट जियोग्राफी, उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफियन समझ लीजिए। हुई तो ये एंड वाई, तो उसके कंट्रीब्यूशंस आपको पढ़ने हो जाएंगे, उसको आप याद रख लेंगे। तो ये 35वां क्वेश्चन। 36वां में आ जाएगा कि मेंशन एनी 3 और 4 ग्रेट हिस्ट्रियंस और ग्रेट जियोग्राफी फिलोसफर्स जो आपके हैं, तो वो आप याद रख लेंगे, या फिर एंथ्रोपोलॉजी के हैं तो उनके 3-4 याद रख लेंगे। ये हो गए। फिर वहाँ पर कुछ फेवरेट चीज़ें पूछ दी जाएंगी, लाइक हिस्ट्री में है तो बताइए कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड ऑफ योर एरिया, लाइक पटना में आप है तो पटना के, ठीक है। जियोग्राफी, तो आप बताइए हाउ द जियोग्राफी हैज चेंज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल ऑफ बिहार और पटना और मधुबनी, जहाँ के भी आप हैं वहाँ पर, और बिहार का स्पेसिफिकली जनरली। ये हो जाएगा। सोशियोलॉजी है तो बताइए सोसाइटी में क्या क्या आपको डिफरेंसेस नज़र आती है, और बिहार ऑफ योर रीजन बोथ। फिर उसमें आ जाएगा कि उसमें कुछ ज़मींदारी, रैयतवारी, महलवारी, ये तीनों में पूछ दिए जाते हैं। मैंने देखा है कि जियोग्राफी वालों को पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़मींदारी, रैयतवारी एंड महलवारी। मुझसे भी पूछा गया था जब मैं सोशियोलॉजी का था, तो मॉक में तो ये पूछ दिया गया था, और हिस्ट्री में तो पूछा ही जाता है। ये 3 ये फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट, तो इसको ध्यान रख लेंगे। ध्यान का मतलब पढ़ लेना, मैं जो भी ध्यान बोल रहा हूँ कम से कम 3 बार पढ़ना है, ध्यान ऐसे नहीं रख पाएंगे आप। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड उससे क्या क्या नुकसान हुए, कौन उसके लॉर्ड गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त, ठीक है, ध्यान रख लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे। व्हाट इज़ परमानेंट सेटलमेंट उसी के अंतर्गत आ गया, लेकिन तीनों का डिफरेंस के बाद ये अलग से हो गया, तो 38वां पॉइंट ये हो गया। एंड हाउ हैज़ हिस्ट्री इमर्ज्ड, हाउ हैज़ जियोग्राफी इमर्ज्ड, हाउ हैज़ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड, ये इस तरह से सवाल आएगा। तो ये मैं स्पेसिफिक को मैं जनरल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 39वां क्वेश्चन, डार्क एजेस क्या है, हिस्ट्री वालों के लिए बहुत ज़्यादा पूछ दिया जाता है, सोशियोलॉजी में पूछ दिए जाते हैं। जैसे हम मुझसे भी एक बार पूछा गया था व्हाट इज़ डार्क एजेज, ठीक है। सो एक और जो आ जाता है, ये 40वां आई थिंक पॉइंट है मेरा, 40वां 41वां होगा, जिसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, ये 2 में से किसी से पूछ दिया जाएगा। यूजुअली हिस्ट्री एंड जियोग्राफी से पूछ दिया जाता है, एंड सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी से पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रख लेंगे इसका, क्योंकि ये 4 मेन आ जाता है इम्पोर्टेंट चीज़। जिनका इकोनॉमिक्स है, जैसे जिनका इकोनॉमिक्स है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो पूछ दिया जाएगा कि उसके पर कैपिटा इनकम भी पूछ दिया जाता है बिहार का, और आपके रीजन का पर कैपिटा इनकम, और ये तो पूछ दिया जाएगा। और ये भी पूछ दिया जाएगा कि क्यों इतना गरीब है, क्या लिकर बैन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश करें कि ना बोलें, अगर बिना मतलब का अगर आपका जो उस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें कि वो मस्ट है बोलना। लिकर बैन जैसी चीज़ों क्या ज़रूरी है, क्या सही था, तो सही भी था, तो आपके नज़र में आपको लगता है सही था, तो उसके लिए 2-3 पॉइंट याद कर लें। गलत था तो उसके लिए 2-3 पॉइंट याद रख लें।
क्योंकि गलत या सही आप नहीं होते, आपका जो होता है तर्क होता है, ठीक है। तो वो ध्यान रख लें, ये चीज़ें जरूर याद रख लें। और उसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि आप अपने एरिया का, फिर ये एक और पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मैं अलग अलग पॉइंट बता रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर सोचोगे कि जनरल से आप लेने लगेंगे। इसमें क्या है कि आपके जो एरिया का जो है उसमें कितनी लिटरेसी रेट है, आपके बिहार की लिटरेसी रेट क्या है, और उसमें क्या महिलाओं का क्या सेक्स रेशो है, और आपके एरिया का क्या सेक्स रेशो, ये दोनों, ये आई थिंक 42nd पॉइंट है। कितना सेक्स रेशो है आपके बिहार में, सबसे कम लिटरेसी रेट किसकी है, कि सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आप इसके लिए क्या करें कि सेंसस एक बार जरूर से जरूर, एक बार मतलब कि 2 बार 3 बार देख लें, जल्दी देख सकते हैं, 1 घंटे में 3 बार देख सकते हैं। और ये बात तो हो गई, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है ये सब तो कोई ज़रूरत नहीं सब करने का। जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट, एक और जो बहुत बेसिक सा सवाल आ जाता है, बिहार इज स्टेट सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किस पार्ट में, तो ईस्टर्न इंडिया में। लोग ये ना कंफ्यूज हो जाए कि ईस्टर्न इंडिया में नहीं आता है, सेंट्रल में आता है, क्योंकि एसएससी के फॉर्म में वो भर देते हैं सेंट्रल काउंसिल वाला, तो वो ऐसा नहीं करें, मतलब कि वो सेंट्रल एसएससी फॉर्म में आप भरते होंगे तो उसमें आता होगा, लेकिन ये बिहार इज स्टेट सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। हु इज़ द करेंट स्पीकर, ये याद रख लें। हु इज़ द करेंट गवर्नर, ध्यान रख लें। हु इज़ द करेंट, ये 43rd या 43rd का ही जो ये पॉइंट है, हु इज़ द करेंट स्पीकर ऑफ योर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के हु इज़ द चेयरमैन, ठीक है, ध्यान रखें। वाइस का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चेयरमैन याद रख लें। कितने सीट्स हैं, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन योर बिहार, लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा कितने हैं, राज्यसभा कितने हैं, और इसका क्या नाम है, लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने हैं, आपके एरिया में कितने पड़ते हैं लोकसभा के, ये 45 आपके एरिया में कितने लोकसभा पढ़ते हैं, राज्यसभा के कितने पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने पढ़ते हैं, ठीक है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ 46 पॉइंट, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। जो लॉ के हैं उनके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ये इसी से मुझे ध्यान है। लॉ के लिए तो उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, जो विदेशी थे, मुझे जो याद आ रहा है चार्मियर कुछ करके, डेस्ट चैम्पियर कुछ इस तरह से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये देख लें। पहला इंडियन कौन थे वो देख लेंगे। कौन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, लाइक लॉर्ड हार्डिंगे थे, मैं ये सब बता दे रहा था बहुत, तो वो ध्यान रख लेंगे। 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था ये सब, वो उनके लिए स्पेशली हो जाता है। एंड उसके बाद हमने ऑलरेडी बताया कि कितने 46 पॉइंट बता दिया, सब डिवीज़न कितने ये बता दिया, सिटीज एंड टाउन कितने ये भी ध्यान रख लेंगे, ब्लॉक्स कितने। एक और 48 पॉइंट ये हो जाता है कि 48 पॉइंट मैंने बताया सब। 48 पॉइंट में ये आती जो कम्युनिटी, लाइक आपके बोल दिया कि कितने ब्लॉक्स हैं, तो आपने बोल दिया 534, तो ये ध्यान रख लें। आप में कितना ब्लॉक पड़ता है आपके डिवीज़न में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो भी ध्यान रख लें। बोलेगा कि CD का क्या मतलब होता है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट इसका होता है, मतलब क्योंकि आप ब्लॉक्स कितने, तो 534 CD वहाँ पर जो होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये बहुत फेवरेट है, मैंने 2-3 जगह पर ये इसको पाया है इस क्वेश्चन को, तो ये एक ऐसा सवाल रहता है। दूसरी बात है कि पटना कम्स अंडर पटना डिवीज़न, ठीक है, उसमें कौन कौन से जो आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हैं, लगा पटना के है तो मैं पटना का हूँ, तो 6 आते हैं, तो इसको ध्यान रख लियो कौन कौन, लाइक ठीक है। तो उसमें कुछ आ जाते हैं पटना, नालंदा, भोजपुर आ जाएगा, बक्सर आ गया, कैमूर एंड रोहतास भी आ जाता है, ठीक है। तो ये 6 हो गया। तो हु इज़ द करेंट, ये 47 मैंने बता दिया, आई थिंक 48 क्वेश्चन ये है। हु इज़ द करेंट DC डिवीजन कमिश्नर ऑफ डिवीज़न, आपके डिवीज़न के जो सब डिवीज़न के हेड कौन है वो ध्यान रख लें। अगर आप BPS दे रहे हैं तो बिहार पुलिस सर्विस, तो ये क्वेश्चंस उसी तरह से ओरिजिनेट हो जाते हैं, जैसे ही आपने लिया तो उसी से रिलेटेड आपको सवाल पूछ दिया, तो पूछ देगा कि हु इज़ द प्रेजेंटली SSP ऑफ योर पटना और आपके एरिया का,
एसपी ऑफ योर सिटी, एसपी ऑफ योर एरिया, ऐसे करके पूछ देगा तो याद रख लें। और कौन है आपके अभी डीएम कौन है ये याद रख लें। 50वां पॉइंट, अब सबके जब भी आप बोलें तो आप सब में श्री लगा दें, लाइक श्री कुमार रवि हु इज द प्रेजेंट डीएम ऑफ ऐसे सीएम, सॉरी डीएम ऑफ पटना, इस तरह से आप करके श्री लगा दें। और जब भी आप कोशिश करें 51 पॉइंट कोशिश करें कि कोई भी जैसे सीएम का आपने नाम लिया या किसी का भी तो डायरेक्ट नाम न ले, श्री नरेंद्र मोदी ऐसे नाम न ले, कोशिश करें कि पीएम सीएम के नाम को ही बस बोले कि पीएम हमारे प्रेजेंट पीएम ने ऐसा एक वक्तव्य में कहा था, नाम ना लेके बोले, बस उनके पोस्ट का ही वर्णन करें। कभी लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप श्री लगा करके ही बोलें, ठीक है। ये 51 पॉइंट था। और जिसमें मैंने बताया आपको कि एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न आपने कर ले लिया। 52nd पॉइंट, आप चाहे ना चाहे कभी ना कभी ड्रैग कर करके आपको हिस्ट्री की ओर ले जाया जाएगा, ये पूरी चांसेज है। आपको 2-3 जगह ड्रैग किया जाएगा। एक किसान की ओर, किसान की ओर ज़्यादातर क्वेश्चन वो लाते हैं जानबूझ करके, किसान की ओर। दूसरा है कि आपको हिस्ट्री की ओर ज़्यादातर ले जाया जाएगा, एंशिएंट में, मिडाइवल में, मॉडर्न में। ये तीसरा है कि तो इसमें आप कोशिश करें कि आप क्या करो कि जो भी शेरशाह सूरी वगैरह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आपको सिख के बारे में तो आप नहीं भी पढ़ें कोई बात नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर ऑरिजिनेट नहीं हुआ था। लेकिन भले ही 10th गुरु जो गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी का जो यहाँ पर जन्म मस्तली है पटना साहिब 1666 में हुआ था, तो उतना आप नहीं जानते तो उतना नहीं मैटर करेगा। लेकिन आप मोटा मोटी जाने कि यहाँ पर सिखिज्म के ये गुरु हुए थे। आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म में बहुत बड़ा सेंटर है बिहार, तो आप कोशिश करें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकर, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उसके जो यूजली जो फेवरेट क्वेश्चन हैं वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो बेसिक डिफरेंस बताए, कौन सोल में बिलीव करता है, कौन नहीं करता है, कौन भगवान में बिलीव करता है, कौन नहीं, किसने वेदा को माना, किसी वेदा को नहीं माना। ये हॉट फेवरेट है, चाहे कोई भी कोई भी पीएससी हो, यूपीएससी का हो, ये पूछे ही जाएंगे अगर आप जैसे बुद्धिज्म का सवाल अगर आ गया तो। हु इज़ द फादर, बुद्धिज्म कब जो हुआ था, उसके बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुए थे याद रख लें। आपके एरिया में हुआ था कि जैसे वैशाली में पढ़ के, तो वहाँ पर कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था, ठीक है। तो लाइक सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आप बोल देंगे। फर्स्ट का क्यों हुआ था उसको लाने की ज़रूरत, ये आप ध्यान रख लें। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुआ, तो उसके परिणाम क्या हुए, ये बातें आप ध्यान रख लेंगे। जैनिज्म के कौन है, शुरुआत किसने की, अंतिम कौन थे, महातीर्थंकर, ये ध्यान रख लें। कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ मृत्यु हुआ था, ठीक है। ये बातें ये बहुत फेवरेट है बुद्धिज्म और जैनिज्म से अगर पूछ लिया गया तो फिर तो आप बच ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल है। और अभी 66 में एक सवाल आया था कि कौन उसके जो 3 रत्न हैं जैनिज्म के, उसमें क्या होता है कि राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, इंग्लिश में बोले तो। हिंदी में शायद सम्यक ज्ञान, सम्यक मत, ऐसा या विश्वास है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इंग्लिश का ध्यान दिया, तो ये है इस तरह से। तो ये 3 रत्न याद रख लिए, बुद्धिज्म के भी, जैनिज्म के भी, क्योंकि जो ज़्यादातर होते हैं तो उन्होंने भी अगर देखा होता है यूजली, क्योंकि सवाल उनको चाहिए होता है कहीं से भी, तो सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जो यूजली रिसेंट में हुए वो जहाँ पर विवाद हो, तो वो सवाल पूरे चांसेस है कि इनके पास आया होगा या फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो ये बात ज़्यादातर चांसेस होते हैं। देख लें एक बार 66 का अगर आपने दिया है, तो नहीं दिया है तो एक बार देख ही ले पेपर को जरूर से जरूर देख लें। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि आप दिमाग में आपको भी आ पाएगा कि कितने सारे चीज़ें आप नहीं जानते हैं। लाइक आपको पता ही नहीं है आपके पटना में कैसी जलवायु है, और या कैमूर में आप रहते तो वहाँ पर कैसी जलवायु है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही फंस जाते हैं और विवाद खड़ा कर देते हैं, वैसे चीज़ें। जैसे पिछले साल एक बार 64th में मुझे ध्यान है कि क्या गवर्नर पपेट है, तो उसमें जब सवाल ऐसा हो जाता है तो अगर जैसे ही इंटरव्यू में अगर आप गए तो उस तरह के सवाल पूछ दिया जाता है कि बताइए आपने ये पढ़ा होगा शायद, या फिर कौन से आर्टिकल में आता है गवर्नर का काम, या फिर उसको कब वो जो है प्राणदंड को क्षमा कर सकता है, ऐसा कुछ, क्या वो कर सकता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर नहीं कर सकता है कोई।
से प्रेसिडेंट कर सकते हैं, तो वो भी आपको जांचेंगे। तो कोशिश करें ऐसा आप ध्यान में रख लें। ये तो हो गई सारी बातें, और इतनी सारी बातें आप ध्यान रख लें। जो भी विवाद जो खड़ा जो कर रही हैं उन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये 52nd पॉइंट तक हो गया, और हिस्ट्री से तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया। 53rd जो क्वेश्चन जो 53rd जो पॉइंट आपको रखना है वो है कि मधुबनी पेंटिंग, पटना कला पेंटिंग और ये पाल कला पेंटिंग, यही तीन उनको याद ही रहता है। तो वो तीन में से आपको कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा। अगर आपने मधुबनी बोल दिया तो बोल देगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मधुबनी पेंटिंग एंड ये पटना कला पेंटिंग। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर आपने बोल दिया कि पटना कलाम, तो वो भी बता देंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके 3 से कम से कम आर्टिस्ट का नाम याद रख लेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है। लाइक हुलास लाल, सेवक लाल पटना कलाम के हो गए। इस तरह से सितारा देवी, सीता देवी, इस तरह से करके मधुबनी के हो गए। पूछेंगे कि रिसेंट में क्या मिला है इनको, किसी को पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो वो देख लेंगे आप। तो वो हॉट फेवरेट सा हो जाता है। अगर आपने नाम जैसे ही लिया तो हो जाता है। तो इसलिए होता है कि आप वो तो आपको भी नहीं पता कि क्या सवाल पूछा जाएगा। वहाँ पर शुरू होते होते बात करते करते उनको अगर याद आ गया या फिर आपके सवाल मुंह से निकल गया, तो वो फिर आपको खींच के ही ले जाएंगे वहाँ। आप चाहेंगे कि बचे तो भी 4 में से कोई ना कोई पकड़ के बैठे रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो 10 मिनट 15 मिनट हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाता है। अब 15 मिनट के लिए कम से कम प्रत्येक मिनट में 10-10 क्वेश्चन के आप जवाब सोच करके जाए कि प्रत्येक मिनट में भी 10-10 होगा, तो फिर मुझे 150 क्वेश्चन इसलिए कम से कम तैयार करके जाएँ। ऐसे तो 500 भी हो जाते हैं, तो वो करके जाएँ, ठीक है। तो सबके लिए क्या करें कि मधुबनी पटना कलाम विषय वस्तु क्या है। लाइक मुझसे पूछा गया था मॉक में कि ये पाल कला पेंटिंग का विषय वस्तु क्या था। तो विषय वस्तु मतलब कि उसमें जो सेंटर था, थीम क्या था, किसका वो बनाते थे ज़्यादातर ऑब्जेक्ट पेंटिंग में। तो आप बोल दिए कि बुद्धिस्ट जो गॉड थे, या फिर बुद्धा का ही रिलेटेड जो जीवनियाँ थी उनसे रिलेटेड चीज़ें, या फिर हिंदुइज्म के हिंदू गॉड एंड गॉडेस के भी जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो ऐसे क्यों उनकी पेंटिंग बनाई जाती थी, ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जो डायनेस्टी थे वो हिंदू थे, और ये जो पाल जो किंग होते थे, जैसे गोपाल, धर्मपाल वगैरह, देवपाल, वो सब थे बुद्धिस्ट। तो इस वजह से जो उन्होंने जब संरक्षण दिया, तो इस वजह से क्या होता है कि उस पर उनका इन्फ्लुएंस है। तो इस चीज़ों से आपको जानकारी होगी, तभी आप ऐसे कर सकते हैं। तो जानकारी रखने के लिए 3 चीज़ों को आप जरूर से ध्यान रख लें, मधुबनी, पटना एंड पाल कला। मौर्य कला पेंटिंग एक चौथा है, चौथा भी मैं भूल गया था, क्योंकि ये आप देखते होंगे कि बीपीएससी के मेंस में भी इसका सवाल आता है कि बताइए वहाँ पर कौन कौन से थे। तो एक फोक आर्ट हो गया, एक स्टेट आर्ट हो गया। इस तरह से स्टेट आर्ट, फोक आर्ट करके होता है, जिसमें दशरथ जी जो उनके पुत्र थे अशोका जी के, उन्होंने किस सेक्ट को जो संरक्षण दिया था, उसका गुफा कहाँ, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो ये सवाल जब मौर्य कला अगर आ गया, तब तो ये सवाल पूछा जाना है। तो ये सब ध्यान रख लें। तो ये हो गई, इसलिए मैंने बोला कि हिस्ट्री, एंशिएंट जो हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जरूर पढ़े, भले ही आप सोशियोलॉजी के हो, भले ही आप जियोग्राफी के हो, भले ही आप इकोनॉमिक्स के हो, पहली बात है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एंड देन आफ्टर एक और ये हो जाता है कि आपका जो है वो किस आपके जो एरिया है, लाइक आप बिहार में हैं, तो उसमें कौन सा जलवायु है, लाइक सब ट्रॉपिकल है, उसका कोईपन क्लाइमेट में उसका कोड क्या होता है, एक होता है। तो लाइक CWA बोल दिया, तो बोले नॉर्थ का ये हो गया, साउथ का क्या होगा। तो इस तरह से आप दोनों ध्यान रख लें कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन कौन सा होता है, मतलब कि कोईपन क्लाइमेट में आपका कोड क्या दिया गया है, तो वो आ जाता है, ठीक है। तीन नदियों के नाम बताने के लिए कहा गया था मुझसे, इसमें नहीं मॉक में, कि बताइए 3 बिहार की नदियाँ जो आपके एरिया से भी गुजरती हूँ।
तो गंडक बोल दिया था मैंने, और पटना बोला, सॉरी गंडक बोल दिया था, और उसके बाद सोन बोल दिया था, एंड गंगा बोला था। तो बोला ठीक है। तो इस तरह से आपके एरिया से भी कौन कौन सी गुजरती है ध्यान रख लेंगे। ऐसे ऐसे ओवरऑल 3 कोसी, बागमती, कमला सब बोल सकते हैं, लेकिन आपके एरिया से जो होती है, क्योंकि बहुत सारे फिर वाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ऐसे करते हुए बहुत हो जाता है। फिर उसके बाद 3 जानबूझ कर पूछेंगे आपके एरिया से, ये चांसेज है। तो ये हो गया आई थिंक 55th क्वेश्चन। आई थिंक ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको। इशूज विद बिहार मैंने बताया कि उसमें क्या क्या इशूज है, जिसमें आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान देंगे कि आपके कौन कौन से इशूज, जिसमें कि बिहार फ्लड वगैरह मैंने बताया था आपको। और बाकी तो बाकी आपके जो भी एरिया हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके फादर्स एक ही फादर नहीं होते, जैसे इरास्टोस्थेनीज जो ज्योग्राफी के फादर बोले जाते हैं, हेरोडोटस जो इसके बोले जाते हैं हिस्ट्री के, इसी तरह से एरिस्टोटल जी का भी ज्योग्राफी में जूलॉजी में आता है, बायोलॉजी में आता है। तो इस तरह से करते हुए 2-3 लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो कौन मॉडर्न फादर है, कौन ये फादर पुराने फादर हैं, और क्यों, उनके ज़रूर ध्यान रखें। आपके कौन से 5 मैंने बताया था कि आपके फेवरेट कौन से फिलोसफर हैं, आपको 5 इंडियन फिलोसफर का भी नाम याद रख लेना, भले आप ज्योग्राफी के हो, पॉलिटी के हो, इकोनॉमिक्स के हो, सोशोलॉजी को हो, हिस्ट्री के हो, ये याद रखेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एचडीओ, ये सब मैंने बता दिया आपको। तो मैंने 56 चीज़ें आपको बता दी। जिन लोगों ने लिया है बीपीएस, क्योंकि यूजली लेने की ज़रूरत होती है, तो उसमें 7 गाइडलाइंस गिवन बाय एससी सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश सी केस, याद ध्यान में रख लेंगे। वरीयता क्रम आपने याद रख लेनी है, ये बात तो आपको बता ही दिया गया मैंने, 57 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आपसे पूछ दिया जाएगा कि वाई डिड यू टेक हिस्ट्री एज योर ऑप्शन, वाई नॉट ज्योग्राफी आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है, वाई हिस्ट्री, वाई ज्योग्राफी आफ्टर डूइंग दैट इंजीनियरिंग, आपने इंजीनियरिंग ही क्यों किया, ये भी पूछ दिया सकता है। तो ये ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको वहाँ तक ले जाने की कोशिश होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको। आई होप इतना इम्पोर्टेंट बहुत हो गया, क्योंकि 60 क्वेश्चन करीब है, और सब में मैंने 5-5 पॉइंट बताया, तो 300 प्रश्न ऐसे ही हो गए। अगर मैंने सब में 3-3 भी एवरेज मान करके चले तो 180 या 200 के करीब में हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा सवाल हो गए। एक चीज़ आप ध्यान रख लेंगे कि आप क्या होगा कि आर्टिकल जो होता है वो 12 से लेकर 35 तक ध्यान रख लेंगे। जैसे ही आपको बोल दिया जाए कि बताओ यार, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले तुम बात तो कर रहे हो, आप कह के वो बात करेंगे, आप बात तो कर रहे हैं, आप ये बताइए कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है महिलाओं के लिए अच्छा अधिकार, ये कहीं मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज में, बताइए कब आया था, कौन किस कमेटी के निर्देश पर ये आई थी, रिकमेंडेशन पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख लेंगे कौन सा अमेंडमेंट में। लाइक मुझसे पूछ दिया गया था कि बहुत ज़्यादा सर ने मुझसे पूछ दिया था कि बताइए ये मेंस वाले, सॉरी ये असली वाले बीपीएससी, मतलब कोई मॉक में नहीं, मैंने बताया भी था, एक वीडियो मैंने दिया था, आई होप आपने देखा होगा। तो उसमें मैंने मुझसे पूछ दिया गया था कि बताइए पर्सनल लॉज आप कर रहे हैं, अच्छे से पूछ दिया गया था, मतलब मैं आपको इस तरह से बताने के लिए बता रहा हूँ। आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है, क्या होता है? तो मैंने बताया था किस आर्टिकल में है, तो मैंने फिर बताया, फिर बोला कि कहीं एग्जिस्ट कर रहा है अभी भारत में, मैंने फिर बताया गोवा में। तो इस तरह से सवाल पूछ दिया जाएगा, क्योंकि उनको 3 सवाल तक वो जाते हैं, मैंने देखा है चीज़ को। इतने सारे मॉक देने के बाद मैंने एक चीज़ पाया कि 3 सवाल तक वो ज़्यादा से ज़्यादा तक जाएंगे। अगर 3 सवाल के बाद आप सॉरी भी बोल सकते हैं तो कोई उनको बुरा नहीं लगता। आप पहले दूसरे में भी सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन 3 सवाल के बाद यूजुअली आप सॉरी बोलेंगे तो उनको भी खुशी होती है कि यार ठीक है, नहीं तो ऐसे ये लड़का जानता है बहुत ज़्यादा। 60 क्वेश्चन, और ये हो गया, आपने आर्टिकल पढ़ लेनी है, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पढ़ लेना है, डीपीएस भी पढ़ लेना है, ये इतना तक पढ़ लेना है आपको, 51A तक पढ़ लेना है। कोशिश करें 12 से लेकर के 51A तक पढ़े आर्टिकल में। और कुछ अमेंडमेंट्स जो जिसमें बिहार के मैथिली वगैरह आए थे शामिल हुए थे 8th शेड्यूल में, जैसे लाइक अगर मैं गलत नहीं हो तो 92nd अमेंडमेंट था 2003। मैंने ये लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान है, ये पढ़ लेंगे।
और जो हॉट फेवरेट आजकल जो चल रहे हैं, जैसे कि कुछ CAA का इशू है, CAB का मतलब CAA का इशू है, अयोध्या डिस्प्यूट था, प्लस आजकल थोड़ा इंटॉलरेंस जैसी स्थिति अगर नज़र आ रही है आपको अभी फ़िलहाल में, ये क्या नाम है, किसान का है। तो ये 4-5 चीज़ें मैं सबको एक एक पॉइंट मैं बोलूँगा खुद से ही 60 क्वेश्चन पॉइंट तक अब तक मैंने बताया था। इसको इन चारों को मैं 4 अलग अलग पॉइंट बताऊंगा, एक अलग अलग पॉइंट बताता हूँ। CA पर आप थोड़ा सा ध्यान रख ले, कोशिश कीजिए कि CA को आप ज़्यादा ना बोले वहाँ पर, लाइक मुँह से निकल गया कभी कि वहाँ पर मुस्लिम से अगर कुछ रिलेटेड चल गया तो आप अयोध्या वाले बोल दिए, तो आपको अयोध्या वाले में आप ध्यान रख लें कि पढ़ के जाएँ कि वो वाकई में वो गलत हुआ था, नहीं हुआ था, तो हुआ था तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या ठीक है नहीं है, ये अपने राय दे दे। और कोई राय आप दे दे कि आने वाले समय में कैसे इस सब चीज़ों से बचा जा सकता है ताकि बाबरी डेवल्यूशन ना हो। ये पहला चीज़। बस मैं सेकेंड पॉइंट, क्या CAA ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद है, क्या CAA जो है वो बहुत ज़्यादा सही है, क्या गवर्नमेंट सही कर रही है इसको ला करके, तो नहीं तो क्यों नहीं, 3-4 पॉइंट, हाँ तो क्यों हाँ 3-4 पॉइंट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, इसमें 1 पॉइंट हो जाएगा। ये सवाल जो मैं आपको हॉट फेवरेट है, जो अधिकतर लोग से पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, मैं 5 पॉइंट आपको बताऊंगा जिसको याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। तीसरा है जो अभी फार्मर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहा, तो कि क्या फार्मर्स के लिए वाकई में, तो इसमें क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। इसमें है कि क्या अभी वाकई में आपको पहले बताएगा कि MSP क्या है, तो ये याद रख लें, इसी का सब पॉइंट MSP क्या है, ठीक है। पहले APMC क्या है याद रख लें, सेकेंड। तीसरा कि वाई ओनली पंजाबी और ये जो नॉर्थ वेस्ट वाले थोड़े से ये जो है रीजन वाले क्यों प्रोटेस्ट करे, वाकई क्यों नहीं कर रहा उतना, लेकिन बिहार में भी शुरू हुआ है 2-3 दिन पहले से और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों, या वहीं पर शुरुआत क्यों हुई है ऐसा, ये भी ध्यान रख लें। ये तीनों बिल का नाम याद रख लें, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बिल जो था APMC वाला बिल था, ठीक है, वो याद रख लें। 4, MSP को कौन रिकमेंड करता है, किसके रिकमेंडेशन, कौन से रिकमेंडेशन पर कौन अप्रूव करता है, लाइक कैबिनेट कमेटी को किया तो किसके रिकमेंडेशन पर, तो CSCP के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। CSCP के रिकमेंडेशन पर किया तो जैसे लाइक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस ऐसा होता है, तो उसके रिकमेंडेशन पर किया। ये चीज़ याद रखें। MSP में कौन कौन से आते हैं, 3-4 के याद रखें, रबी क्रॉप का, MSP का, सॉरी खरीफ क्रॉप का याद रख ले, ठीक है। 2-3 का नाम जो ज़रूर बता दें क्योंकि वो पूछ देंगे, वैसे 2-3 का नाम तो याद ही रहना चाहिए इसमें, तो ठीक है, ये सवाल हो सकते हैं। चौथा जो विवादास्पद है कि जो आर्टिकल 370 हटा, इज इट ओके, या फिर हट गया तो क्या उसे फ़ायदा हो रहा है, तो उसके लिए आप डेटा थोड़ा तलाश कर लें। लाइक किसी ने रिपोर्ट में दे दिया है कि हाँ 31 अक्टूबर 2019 के बाद से यहाँ से ये परिवर्तन देखने को मिले, या 5 अगस्त 2019 के बाद से ये परिवर्तन देखने को मिले, वहाँ पर कॉलेज खोल रहे हैं, वहाँ पर हाईवे बन रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, वहाँ पर लोगों को रोज़गार दी जा रही है, पढ़ाई की जा रही है, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। उसके लिए तो एक डाटा भी याद रख ले कम से कम। ये हो गया 4 पॉइंट। जो 5वां पॉइंट है जो कि BPSC में ही पूछा गया है, जैसे ही मेरा इंटरव्यू के ठीक पहले मैं 2-3 लोगों से मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने बोला कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा था, उनसे पूछा गया था। उस दिन लगभग वो सभी से पूछा गया था, मुझसे छोड़ के, तो मैंने देखा 2-3 लोगों से पूछा गया था, तो ये चीज़ ध्यान रख लें, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 65 पॉइंट ये हो चुका है आपका, ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है। अभी जो अभी है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाला मुद्दा था, वो भी ध्यान रख ले कि इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो ज़्यादातर हॉट टॉपिक हो जाता है वो ध्यान रख ले। 66 में, 67 में आप उस दिन का पेपर जो ज़रूर पढ़ के जाए, मैंने बताया अभी तक। और एक चीज़ और मैंने ये चीज़ को देखा है कि उस दिन का तो सभी लोग पढ़ के जा रहे हैं, तो उसके एक दिन पहले वाला भी पढ़ कर नहीं जाएँ। ऐसे तो सभी दिन आप पढ़ते होंगे आई होप, लेकिन नहीं पढ़ते होंगे तो 2 दिन वाला ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि लोगों को क्या है उनको याद रहता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। सुबह वाला उन्होंने ज़रूर पढ़ा, जानबूझ करके देखते हैं कि ये रोज़ पढ़ता है कि नहीं, पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर तो वो खुद बोलेंगे आपको कि
कल वीमेन से रिलेटेड एक स्कीम आई थी, आप जानते हो उसके बारे में? मुझसे ऐसा पूछा गया था, किसान से रिलेटेड वाला। तो बताइए उसके बारे में, बताइए कुछ। आप बोल देंगे नहीं सर नहीं पढ़ा, तो ये तो ख़राब सा बात हो जाता है। तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात है, मैंने बताया कि सबका स्कीम आपको याद रखना होगा, वीमेन से रिलेटेड और सबसे रिलेटेड, जिसमें कुछ स्कीम को मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ, जो मैं जानबूझ करके बोलूँगा कि एक प्रधानमंत्री मातृत्व कल्याण योजना है, आई थिंक मातृ वंदना योजना है एक, ठीक है, मातृ वंदना योजना जरूर से याद रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ याद रख लें, ये जरूर बोले, क्योंकि वो कुछ सबको जेंडर चैम्पियंस स्कीम या सखी पोर्टल के याद नहीं रहेगा, कोई सुने, ये जानबूझ करके याद रहता है। जननी शिशु सुरक्षा, जननी शिशु योजना, ये बिल्कुल जननी सुरक्षा योजना, ये बिल्कुल मुंह पर होता है उन लोगों को, तो वो जरूर उसको आप पढ़ के जाएंगे। मैंने देखा है कि कुछ नहीं भी तो ये अगर बोल दूँ तो वो खुश हो जाते हैं कि ये लड़का कोई जानता है, मैंने ऐसा देखा है, इस चीज़ को पाया है। तो जो उनको पता है वही पढ़ो ना, कोई क्या ज़रूरत है ज़्यादा ये करने का, और ऐसे भी समय होता नहीं है ज़्यादा पढ़ने का। फिर उसके बाद अभी आयुष्मान भारत वो बिल्कुल हॉट फेवरेट रहा हो गया, वो सब में पूछ दिया जाएगा कि हेल्थ से रिलेटेड, उसमें बहुत सारा हो जाएगा, वो जननी के लिए भी ठीक है, मतलब महिला के लिए भी ठीक है, ओल्ड एज के लिए भी, जो जिनको बहुत रेयर टाइप का बीमारी है, मतलब उनको भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। 66 पॉइंट बताने के बाद मैंने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, उसको तो छोड़े ही नहीं, वो जरूर पढ़े देखें। इसलिए मैंने बताया कि मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ, नहीं पढ़ा होगा तो उस चीज़ को देख ले। नहीं अगर पढ़ा, आपको डर लग रहा है कि चलो भाई इतना समय नहीं है मेरे पास, तो कोई सब चीज़ छोड़ दें, आप अपने ही नोट्स को बस 2 बार 3 बार रिवाइज कर लें, 3 बार रिवाइज करें, कोशिश करें। नहीं तो फिर उसके बाद उस दिन कॉन्फिडेंटली जाए। सब चीज़ अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो भी आप कर सकते हैं, मैं जानता हूँ, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, लेकिन ये सब चीज़ें देख लें। सेकेंड, बिहार का एग्जैक्ट 68 पॉइंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है बिहार को, जैसे नालंदा के 52 बूटी साड़ीज रिप्रेजेंट करने वाले इंडिया यूनाइटेड नेशन में, उसको ध्यान से देख लें। कौन कौन से मखाना को मिला है, प्लस एक पान है, मगही पान, उसको मिला है, कतरनी चूरक मिला है, सिलाव खाजा को मिला है, कहाँ है ये बिलोंग करती हैं। सिलाव खाजा लाइक नालंदा में करती हैं, ठीक है। कतरनी चूरा आई थिंक भागलपुर के करीब में है, भागलपुर ही है वो। क्या उसकी विशेषता है, और एक और इससे सवाल रहता है कि जीआई टैग मिलता है तो उसको कौन सा एक्ट है, तो एक गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन आई थिंक एक्ट 1999 है, तो उसको ध्यान से देख लें। 80वां प्रश्न, कोरोना सभी लोगों को इस बार इफेक्ट किया, सबसे तो कोरोना से सवाल जो पूछे जाएंगे, ये 80वां पॉइंट है, 80 उसके में है, ये अलग पॉइंट ही एक तरह से। इसमें आपके कई सारे सब पॉइंट्स हैं, लाइक कोविड-19 का मतलब क्या, कोरोना वायरस डिजीज 19 2019, क्योंकि वो 2019 में ये आया था, मतलब जेनरेट हुआ था उस वजह से। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, इसमें ये जो दो टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट, एक और टेस्ट है ना, वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 चीज़ें। चौथा, प्लाज्मा का क्या मतलब है, प्लाज्मा मतलब लाइक कि आपका WBC RBC प्लाज्मा प्लेटलेट्स होता है, उनमें से एक प्लाज्मा कंपोनेंट है, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या काम है, ये 4 चीज़ें। कोरोना 5 पे, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं, सबको भूले नहीं। कोरोना में ये वेंटिलेटर का क्या काम है, जिसे बोलते हैं ना, वेंटिलेटर ही नहीं था हॉस्पिटल में, इस वजह से कोरोना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो वेंटिलेटर का क्या काम है, 5 चीज़ें ये हो गई। तो वो लंग्स को क्या करता है कि लंग्स को उस वक्त क्षमता नहीं होती, जल्दी मैं बताता हूँ, हिंट दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ बताना है। तो क्या होता है कि लंग्स की क्षमता नहीं होती है कि वो ऑक्सीजन को ले पाए, तो वेंटिलेटर क्या करता है कि हेल्प करता है आपको शक करने में, आपको बॉडी तक पहुंचाने में ऑक्सीजन को, ठीक है। 5 चीज़ें क्या क्या काम किए गए, जैसे उसको कुछ काम में मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ। जैसे दधीची स्कीम था, जिसके अंतर्गत जो प्लाज्मा डोनेट करे तो उसको 5,000 रुपये भी दिए जा रहे थे, ये हो गए। माइग्रेशन, जो माइग्रेंट होकर के आए तो वहाँ पर उसके लिए क्या क्या काम किया गया, ये
87 पॉइंट के अंतर्गत ही 85 पॉइंट के अंतर्गत ये सब पॉइंट्स आ गए, 7 पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। श्रम आई थिंक श्रम सेवा एक्सप्रेस था, इसका नाम जो ट्रेन चलती थी लाने के लिए, तो उसको आप देख लें कि श्रम सेवा एक्सप्रेस था वो। उस एक्सप्रेस का नाम याद रखें, वो पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्रेन जो थी उनको लाने के लिए चलती थी। ये बातें हो गई, और बस इतना ही। और एक ये भी है कि जैसे कि वहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया गया कि आपका जो है ये क्या नाम है उसका, हॉबीज़ में, तो हॉबीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि हॉबीज़ में क्या होगा कि आपसे जो भी पूछा जाएगा वो बोल दिया जाएगा कि सिंगिंग है तो हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, मैंने ये ऑलरेडी बताया। अगर आपको डांसिंग का शौक़ है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिप हॉप एंड फ्री स्टाइल डांसिंग और क्रंचिंग, लॉकिंग, पॉपिंग, इस तरह से सवाल आएंगे, 3-4 क्वेश्चन। कुकिंग तो लाइक लॉकिंग, पॉपिंग मैंने बता दिया। उसके बाद उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया गया डायरी कितने लोगों की होती है लिखने की, तो एनी फेवरेट डायरी ऑफ योर्स, या फिर कोई बड़ी फेवरेट डायरी जिन्होंने लिखी हो उसका नाम बताइए। क्रिकेट खेलने की तो हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, वाई, उसकी कोई उपलब्धियाँ, सब कुछ। अगर आपको रनिंग है तो हु इज़ द फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड। यूट्यूब पर, जैसे मेरा था यूट्यूब पर वीडियो देखना, ये भी मैंने लिख ही दिया था, मतलब मॉक में लिखा था। तो इस मॉक में जैसे मैंने लिखा तो वहाँ पर मुझे पूछा गया था कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ यूट्यूब, तो मैंने बताया था जावेद करीम, क्योंकि मुझे याद था चैड एक का नाम था, चैड हरले, आई थिंक 3 थे, जावेद करीम, चैड हरले, एक और। बोला ठीक है, ओके। विच इज़ द मोस्ट व्यूड वीडियो ऑन यूट्यूब, सबसे ज़्यादा देखी गई कौन सा वीडियो है, बाद में देखी गई। वो जानबूझ कर पूछते हैं सर कि ये सवाल बन जाता है, मुझे भी लगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। इतना ज़्यादा मैंने ये सब देख रखा था, दे रखा था कि मुझे सब मेरे नोट्स में थे, मैंने कर लिया, तो ये सब मैंने बता दिया था। अगर आप ये हो गए 86 पॉइंट, 87 हो गया। अगर आपका जैसे कि आप अंदर के आपका बॉडी कभी भी दिखेगा थोड़ा थुलथुला सा, थोड़ा जैसे मैं हूँ, तो अनहेल्दी सा, तो बोलेंगे कि अगर आपने थोड़ा सा देखें तो बोल देंगे कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या फिर आपने बोले कि कितने दिन से आप पढ़ाई करें, तो जानबूझकर वो लाने की कोशिश करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते, तो बोले थोड़ा सा कम होता है सर, तो बोलेंगे ठीक है। बायोमास इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, तो आप बता देंगे उसमें कि वेट बाय, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर पा रहा था, मैं जो भी सवाल कर रहा था वो एक तरह से लड़ जा रहा था एक तरह से दिमाग में, आप समझे। तो बायोमास इंडेक्स मैंने बता दिया, उसमें बताया कि वो बताइए फॉर्मूला क्या है, तो वेट बाय आपका हाइट जो होता है उसका स्क्वायर करना है, लेकिन वो हाइट जो होना चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। तो बोले ठीक है, आपका कब में पढ़ता है, तो इसमें मैं तो ऐसा, मैं बोला ओवर वेट में मैं पढ़ता हूँ, कितना पढ़ता है पॉइंट, तो बोला सर सॉरी आपने अभी तक देखा नहीं है, ये बोला तो स्माइल करते हुए। बोले ठीक है चल कोई इशू नहीं। अगर आपने हॉबीज़ में मूवीज़ देखना बोल दिया तो विच इज़ योर फेवरेट मूवी, वाई एंड व्हाट मूवी डिड यू रिसेंटली वॉच, ये बहुत ज़्यादा आएंगे। उसके डायरेक्टर पूछ दिए जाएंगे, एक्टर पूछ दिए जाएंगे, एक्ट्रेस पूछ दिए जाएंगे, याद रख लें। मैं हॉबीज़ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर चांसेस है कि ये हॉबीज़ जो होता है वो भले आपने लिखा नहीं हो, वो बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ऐसे आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड ना करें, यहाँ पर जो यूपीएससी वाले दे रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी वाले मैंने भी जो मॉक दिया था उसमें हॉबीज़ को इंट्रोड्यूस मैं किया था, जैसे आई एम XYZ, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, आई बिलोंग टू पटना वगैरह, ऐसा मैंने करते हुए जो भी बताया था उस वक्त। माई हॉबीज आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़, डूइंग सम एक्सरसाइजेज, ऐसा मैं करते हुए। तो बोला, फिर मुझसे पूछते थे डूइंग सम एक्सरसाइजेज में तो आप क्या करते हैं, हॉबीज़ के रूप में इसको रखा है, ये कैसे हो सकता है। तो हॉबी जो होता है जिसको आप फ्रिक्वेंटली करते हैं 365 डेज तक
यूजली, या फिर जिसको रिलैक्स होने के लिए आप करते हैं, तो उसको, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। बोला अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि इसको कैसे हॉबीज़ हो गया, आप बताइए। तो मैंने बताया था कि सर मैं जब भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ तो मैं इसको ही एक दिन में करता हूँ, 5-5 मिनट 10-10 मिनट के लिए। कभी प्लैंक पोजीशन में बन गया, कभी स्क्वाट लगा लिया, ये सब। तो बोलते अच्छा, तो आप जब भी बोर होते हो यही करते हो? तो बोला नहीं, मैंने 3 हॉबीज़ बताए थे, तो तीनों को मैंने बारी बारी से बताया था कि कभी ये कर लिया, कभी वो। तो उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि वो सवाल जानबूझ करके पूछते हैं कि आप वाकई में हॉबीज़ रखे हो, या फिर आते आते देखा होगा कि अरे यार हॉबीज़ में रखना है कहीं पर, तो डाल दो ना 3। तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो सवाल उससे 10-10 सवाल बन जाएंगे एक हॉबीज़ पर। तो ऐसा ना करें। अगर आपने झूठ भी बोलना है तो कम से कम 10-20 सवाल याद रख लें, ऐसा चीज़ की जो आप वाकई में करते हो और झूठ भी लगे सच जैसा। जैसे कि अगर आपको पता नहीं कि स्क्वाट क्या होता है, आप बोल दिए कि आप स्क्वाट लगाते हो, तो बताओ कैसे? तो बोले आप पुशअप के पोजीशन में आप बताए जा रहे हो, एक्सप्लेन किए जा रहे हो, ये एक्सप्लेन किए जा रहे हो। तो ऐसा चीज़ की थोड़ा पता चले। तो ये हॉबीज़ पर मैंने इतना कुछ बता दिया, बाकी सब तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। और कहीं आई डोंट थिंक कि कुछ छूटा होगा। इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। ये आपका जो ग्रेड, ये सॉरी डीएसपी डीपीएस जो भी मतलब कौन से लेवल में पड़ता है, लाइक लेवल 9 का पोस्ट है, लेवल 8 का पोस्ट है, ये याद रख लेंगे। उसके बारे में जरूर जान लेंगे, लाइक एसडीएम का काम क्या है, कितने दिनों तक रहता है, उसका प्रमोशन कब होता है, ये थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। अगर आप बीएएस लेते हो तो बीपीएस लेते हो तो अकॉर्डिंगली देख लेंगे। फिर उसके बाद जो 6 महीने के अंतर्गत जो हुए थे मेन लाइक कोविड का बहुत बड़ा खौफ था, तो कोविड वाला याद रखेंगे। अभी किसान वाला बहुत इशू है, तो किसान वाला आप ध्यान रख लेंगे। और किसान वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। प्लस सीए वाला वो 1 साल 1.5 साल का पहले का था, तो वो आप नहीं भी रख सकते। लेकिन अगर आपके मुंह से निकल गए या फिर कुछ ऐसा विवादास्पद बात आ गया, तो फिर आप भूल ही जाएँ कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। और सॉरी आप कह देते हैं तो ये निगेटिव थॉट हो जाता है। सॉरी आप कह सकते हैं, लेकिन एक थॉट हो जाता है कि ये वाकई में कुछ जानते हैं। वो बोलेंगे कि ट्राई कीजिए ना, ट्राई कीजिए, ठीक है आप अच्छे से नहीं जानते, ट्राई कीजिए, ट्राई करवाएंगे। उसके बाद आप फिर 2 सवाल, तो वो होता है थोड़ा सा। आई होप हो गया सर कुछ। आई होप ऑल द बेस्ट to all the candidates who are appearing in phase 2, because that is going to start from 4th of January 2021। तो उन लोगों को ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज दिस इज़ 31st of December 2020। और जो भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको आने वाले साल में बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अच्छा मार्क्स लाएं। दैट्स ऑल। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।